आज हम एक ऐसी केस फाइल ओपन करने जा रहे हैं जो पैरानॉर्मल रिसर्च में बेहद दिलचस्प और डरावनी मानी जाती है। द मिडनाइट डोर, यानी आधी रात का दरवाज़ा। एक इन्वेस्टिगेटर के नज़रिए से देखा जाए तो ये सिर्फ कोई भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक केस स्टडी है। ये केस फाइल हमें दिखाती है कि जब कोई इंसान किसी अज्ञात और नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आता है तो हालात कितनी तेज़ी से बेकाबू हो सकते हैं। हम उस रात रोहित नाम के शख्स के साथ हुए पूरे घटनाक्रम का बहुत ही क्लिनिकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करेंगे, ताकि उन सबूतों को डिकोड किया जा सके जो पीछे छूट गए थे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य के भीतर चलते हैं। इस पूरे विश्लेषण को हम 5 अलग अलग वैज्ञानिक चरणों में बांटेंगे। सबसे पहले उस भूतिया घर का बैकग्राउंड, फिर एनवायरनमेंट में हुए अचानक बदलाव, उसके बाद सुनाई देने वाली आवाजें, फिर उस एंटिटी का फिजिकल रूप, और आखिर में वो होश उड़ा देने वाला भौतिक सबूत। फेज 1, भूतिया घर की कहानी और वहां का बेसलाइन स्थापित करना। गांव के बाहर बना ये मकान पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका था। दीवारों पर हर तरफ काले निशान, चारों ओर फैले मकड़ी के जाले, और सबसे जरूरी चीज, एक बहुत ही अजीब सी सड़ांध भरी बदबू। फील्ड इन्वेस्टिगेशन में अचानक से आने वाली ऐसी दुर्गंध एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होती है। ये सीधा इशारा करती है किसी डेमोनिक या बेहद नेगेटिव ऊर्जा की मौजूदगी की तरफ। यह महज कोई पुराना घर नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जो किसी भारी नकारात्मकता को अपने अंदर होल्ड करके बैठी थी। स्थानीय लोगों के बीच एक कहानी बहुत गहराई तक बैठी थी कि ठीक रात 12 बजे उस खंडर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। लेकिन इस केस के सब्जेक्ट रोहित ने इस पूरी बात को सिर्फ एक मजाक समझा और दोस्तों के साथ वहां रात बिताने की शर्त लगा ली। पैरानॉर्मल मामलों में अक्सर देखा गया है कि अत्यधिक अंधविश्वास या चीजों का मजाक उड़ाना ही सबसे बड़े ट्रिगर का काम करता है। रोहित का यही ओवर स्केप्टिसिज्म इस भयानक घटनाक्रम की असल शुरुआत बन गया। फेज 2, पर्यावरणीय विसंगतियां और ट्रिगर्स, यानी घटनाक्रम का अचानक से बढ़ना। इस टाइमलाइन को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। शाम को शर्त लगती है, रात 11:45 पर आसपास का माहौल अचानक से बदलने लगता है। ठीक मिडनाइट पर दरवाजे पर दस्तक होती है और अगली सुबह रोहित वहां से पूरी तरह गायब। ये क्रोनोलॉजी दिखाती है कि अलौकिक घटनाएं कितनी अग्रेसिव और तेज थीं। ये कोई धीरे धीरे बनने वाला भ्रम नहीं था, बल्कि एक सीधा और पावरफुल मैनिफेस्टेशन था। पैरानॉर्मल साइंस में इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या ईएमएफ कहा जाता है। रोहित का फोन अचानक डेड हो जाना और बिना किसी मौसम के तेज हवा चलने लगना, ये सब स्पष्ट संकेत थे। जब कोई सुपरनैचुरल एंटिटी हमारे डायमेंशन में आने की कोशिश करती है तो वो आसपास की ऊर्जा को खींचने लगती है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फेल हो जाते हैं। ये इस बात का सबूत था कि कुछ बहुत ही शक्तिशाली उस जगह पर प्रवेश कर चुका था। फेज 3, श्रवण साक्ष्य और संपर्क, यानी उस शक्ति से सीधा संवाद। ठीक रात के 12 बजे ठक 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 दरवाजे पर 3 बहुत ही स्पष्ट दस्तक। एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर 3 दस्तक को कभी भी महज एक इत्तेफाक नहीं माना जाता। इसे अक्सर होली ट्रिनिटी या पवित्र त्रिमूर्ति का मजाक उड़ाने का एक डार्क तरीका माना जाता है। ये नेगेटिव शक्तियों का एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है। ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए नहीं था, ये साइकोलॉजिकल डर पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति थी। और फिर आती है एक आवाज, दरवाजा खोलो। ये उस केस का पहला सीधा वोकल इंटरैक्शन था। रोहित ने हिम्मत करके पूछा कि बाहर कौन है, तो बदले में सिर्फ ही ठंडी खौफनाक आवाज आई। पर सबसे डरावनी बात क्या थी? जब रोहित ने खिड़की से बाहर झांका तो वहां कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा। इस फिनोमिनन को फैंटम साउंड कहते हैं, जहां आवाज तो स्पष्ट होती है पर उसका कोई फिजिकल सोर्स नहीं होता। सोचिए, ये किसी का भी दिमाग सुन करने के लिए काफी है। फिर वो एंटिटी एक कदम और आगे बढ़ती है, मैं अंदर आना चाहता हूं। अब ये कोई सिंपल रिक्वेस्ट नहीं थी, ये मनोवैज्ञानिक दबाव को अपनी चरम सीमा पर ले जाने का एक तरीका था। पर जब रोहित का ध्यान दरवाजे पर था, ठीक उसी वक्त कमरे के एक कोने से किसी के रोने की आवाज आने लगी। ये एक बहुत ही क्लासिक पैरानॉर्मल टैक्टिक है, जिसे डाइवर्जन कहते हैं। मुख्य दरवाजे पर ध्यान भटकाकर उस ऊर्जा ने पहले ही कमरे के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली थी। फेज 4, दृश्य प्रकटीकरण और बायोलोकेशन, यानी असली आमना सामना। रोहित ने टॉर्च जलाई और जो प्रोफाइल उसके सामने थी वो किसी भयानक सपने जैसी थी। सफ़ेद साड़ी, जमीन को छूते लंबे काले बाल। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा विचलित करने वाली थी वो थी उसकी पूरी तरह से काली आंखें।
पैरानॉर्मल रिसर्च में ब्लैक आइड एंटिटीज सबसे खतरनाक कैटेगरी में आती हैं। इनका मतलब होता है इंसानियत का पूरी तरह से खत्म हो जाना। ये कोई साधारण भटकती हुई आत्मा नहीं थी। ये एक गहरा शून्य था जो सिर्फ डर को सोखना जानता था। और यहीं पर यह केस हमारी भौतिक दुनिया के सारे नियम तोड़ देता है। रोहित पीछे हटा और दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर भी वही सेम औरत खड़ी थी। अब एक ही औरत कमरे के अंदर भी थी और दरवाजे के बाहर भी। इसे सुपरनैचुरल डिक्शनरी में बायलोकेशन कहा जाता है। ये एक अत्यंत दुर्लभ और हाई एनर्जी घटना है जहां एक एंटिटी एक ही समय में दो जगह मौजूद होती है। इसका सीधा मतलब था कि रोहित का सामना किसी ऐसी शक्ति से था जिस पर स्पेस और टाइम का कोई असर नहीं होता। बायोलोकेशन के तुरंत बाद उस एंटिटी ने अपनी पूरी ताकत दिखानी शुरू कर दी। दोनों औरतें एक साथ खौफनाक तरीके से हंसने लगीं। और पूरा का पूरा मकान अचानक से बहुत जोर से कांपने लगा। इसे भारी पोल्टरजिस्ट एक्टिविटी के रूप में क्लासिफाई किया जाता है, जहां सुपरनैचुरल फोर्स फिजिकल दुनिया में तबाही मचाती है। इतनी ज्यादा एनर्जी ड्रेन हुई कि रोहित की आखिरी उम्मीद, उसकी टॉर्च, पूरी तरीके से बंद हो गई और बच गया सिर्फ घना अंधेरा। फेज 5, अंतिम भौतिक साक्ष्य और उस रात के परिणाम। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या हुआ। रोहित पूरी तरह से गायब था। एक पूरा इंसान बिना किसी स्ट्रगल के निशान छोड़े हवा में कैसे गायब हो सकता है? पर वहां पूरी तरह से सन्नाटा नहीं था। एक फिजिकल सबूत वहां छूट गया था जिसने इस इन्वेस्टिगेशन को एक बेहद डार्क एंडिंग दी। और वो आखिरी सबूत था ये। मकान की दीवार पर खून से लिखा हुआ एक सिंगल मैसेज, दरवाजा खोलना मत। ये कोई साधारण चेतावनी नहीं थी। खून से लिखा गया ये संदेश इस बात का क्लिनिकल प्रूफ है कि उस बंद दरवाजे के पीछे उस रात जो भी हुआ वो अत्यधिक हिंसक और फिजिकली रियल था। एक ऐसी सच्चाई जिसे शब्दों में नहीं बल्कि खून से लिखा गया, जो इस पूरी केस फाइल के सबसे बड़े और विचलित करने वाले सवाल को जन्म देता है। क्या रोहित ने अपनी आखिरी सांसों में किसी और को उस खौफ से बचाने के लिए अपने ही खून से ये चेतावनी लिखी थी? या क्या ये मुमकिन है कि वो चेतावनी उस डार्क एंटिटी ने खुद लिखी हो, एक ट्रैप की तरह, ताकि इसे पढ़ने वाले के मन में डर पैदा हो और अगले शिकार के लिए क्रूर निमंत्रण तैयार किया जा सके? आधी रात के उस दरवाजे के पीछे का सच शायद हमेशा के लिए वहीं दफन हो गया। इस केस फाइल एनालिसिस में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमेशा सवाल करते रहिए और रहस्य की गहराई को समझते